देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक ये हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस लाइन के ऊपर मान लिया एक सघन माध्यम है, इस लाइन के ऊपर एक सघन माध्यम है और इसके नीचे क्या है आपका विरल माध्यम है, जिसको हमने कहा सघन और इसको कहा विरल माध्यम। अब देखिए होता क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आती है, हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम एक अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं। ये हम एक अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आती है, डेंसर से रेयर में आती है, तो अवे टू नॉर्मल, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको जाना कैसे चाहिए था, इसका मन होता है जैसे सीधी चली जाती है, ऐसे करते हैं, लेकिन ये सीधी नहीं जाती है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, ये आई था, ये आर था, तो यहीं से इन्होंने क्या किया, इस आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाया। जो ये आपतन कोण है, इसको धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू किया। जैसे जैसे इसको इंक्रीज करते गए, वैसे वैसे विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण था, ये भी बढ़ता हुआ गया और एक ऐसी स्थिति हमको मिलेगी कि ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि R बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उस समय जो आपका ये आपतन कोण बनेगा, जब R 90 डिग्री हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए इसी के बगल में हम बनाते हैं फिर से बिल्कुल वैसा ही चित्र। ये हम एक लाइन खींचते हैं, ऊपर हम सघन माध्यम बना देते हैं, नीचे आपका विरल माध्यम रहेगा। ये हम एक अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं। आपतन कोण को हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, तब तक बड़ा करता जाना है। इसको हमने थोड़ा सा और लेटा दिया, पहले की तुलना में लेटा हुआ है, ये आपतन कोण होगा। तो ये भी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और ये किरण ऐसे चली जाएगी। प्रकाश आ ऐसे रहा था, ये जो आर बराबर हुआ यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस समय जो ये आई है, इसी को हम क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्या परिभाषा बन जाएगी, क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या कहलाएगी, क्रांतिक कोण क्या कहलाएगा, जिसको हम आई सी बोल रहे हैं, कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। देखिए ये सघन माध्यम में बना आपतन कोण है, ठीक है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, नीचे विरल माध्यम था, अपवर्तन कोण नब्बे डिग्री हो जाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, आगे आप लिख देंगे क्रांतिक कोण कहलाता है। अब इसकी मैथमेटिक्स थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था कि ये आपका देखिए क्या है, ये आपका वाटर है मान लिया, और ये आपका क्या है, एयर है। तो WNA क्या होगा, WNA जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, WNA। WNA क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन
साइन आर होगा। क्या बताया, आई का मान जब आर बराबर 90 डिग्री हो जाए तो आई आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण यानी कि आईसी हो जाता है। तो हम यही करेंगे, डब्ल्यू एन ए बराबर साइन आई सी अपॉन साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 होता है। तो डब्ल्यू एन ए बराबर साइन आई सी अपॉन 1 हो जाएगा। अब देखो ये है क्या, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है। नॉर्मली वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, उसे लिया नहीं जाता है, और सारे अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इस जल का अपवर्तनांक देखना है, वायु का नहीं देखना है। तो जो डब्ल्यू एन ए है इसको हम 1/ANW लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 1/ANW बराबर साइन आई सी कर देंगे, या यहाँ पर ANW ये ऊपर आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, बराबर 1/साइन आई सी हो जाएगा। ये आपका क्रांतिक कोण निकालने का एक सूत्र है, क्रांतिक कोण ज्ञात करने का एक सूत्र है, या अपवर्तनांक ज्ञात करने का एक सूत्र है। इसके न्यूमेरिकल्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब क्रांतिक कोण आने के बाद जब आप लोगों ने क्रांतिक कोण सीख लिया, तो अब हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसको हम मिटा देते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए फिर वही हम चित्र बनाएंगे। ऊपर हम एक सघन माध्यम रखेंगे, नीचे हम एक विरल माध्यम रखेंगे। सघन माध्यम को हमने ऐसे ऐसे दिखा दिया। कहते हैं, हमने पहले क्या कहा था, सघन माध्यम से जब प्रकाश आता है तो वो अभिलंब से दूर, सघन से विरल में आता है तो विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हट जाता है। आपतन कोण को हमने बढ़ाया, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया। लोगों ने सोचा कि क्यों ना अगर हम आपतन कोण को और बढ़ाएं तब क्या होगा, आपतन कोण को और बढ़ाएं तब क्या होगा। तो यहां आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा कर दिया, ध्यान दीजिए, ये और ज्यादा लेटी हुई है, इससे थोड़ा सा और ज्यादा लेटी है। मतलब अब आई जो हो गया ये बड़ा हो गया आईसी से। अगर ये मान लिया कि 50 डिग्री था तो इसको हमने 55 डिग्री कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। तब देखा गया कि प्रकाश विरल माध्यम में जाता ही नहीं है, इसको दूर हटना था तो विरल माध्यम में ये जाता ही नहीं है, टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आपका परावर्तन कोण हो जाएगा आर, और आर बराबर यहाँ पर हमेशा आई बराबर आईसी होगा, सॉरी आर बराबर यहाँ पर आई होगा हमेशा। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या परिभाषा होगी इसकी, जब सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। जब सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इस घटना पर आधारित कक्षा 12 और कक्षा 10 में पूछा जाता है प्रश्न कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित कुछ उदाहरणों को बताइए, अनुप्रयोग बताइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या अनुप्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए, हीरे का चमकना, रेगिस्तान की मरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, ये 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, इसे हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, इसे हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं।
ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं प्रकाशिक तंतु को। ये एक तार होता है, देखिए ऐसे करके एक तार होता है, ठीक है। ये तार जो है एक सघन माध्यम होता है, ठीक है। इस तार के अंदर एक और तार पड़ा होता है, जो ये अंदर का माध्यम है ये वाला, ये सघन होता है, और जो ये बाहर वाला माध्यम है ये क्या होता है, विरल होता है। सामने आया। अब देखो होता क्या है कि प्रकाश की किरण जब यहां से ऐसे जाती है, ठीक है, तो अब ये सघन से विरल में आएगी। जब ये सघन से विरल में आएगी तो अगर क्रांति आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है तो ये विरल में आ ही नहीं पाती है, फिर से सघन में चली जाएगी। यहाँ पर फिर से ऐसे अपवर्तन होगा और ये विरल में आ ही नहीं पाएगी, फिर से सघन में। और इस तरह से प्रकाश क्या है, ये इस सघन माध्यम में एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है और ऊर्जा की क्षति नहीं होती। जैसे हम लोग बोलते हैं तो यहाँ पर बोला, थोड़ी दूर पर जाके ऊर्जा खत्म हो गई तो आवाज़ वहाँ तक पहुँची ही नहीं। इसी तरीके से अगर विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा में तार का प्रतिरोध होता है, जिसके कारण ऊर्जा की हानि होती है। लेकिन यहाँ पर ऊर्जा की हानि नहीं होती। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, मतलब बीच में सघन माध्यम कर दिया गया, किनारे किनारे विरल कर दिया गया, तो यहाँ पर आपतन कोण को, बस यही एक शर्त है, आपतन कोण को हमें थोड़ा सा बड़ा कर देना है। इतना बड़ा कर देना है कि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। जैसे ही आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन शुरू हो जाएगा। तो ये प्रकाश आगे 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 लगातार बढ़ता चला जाता है, कोई क्षति ही नहीं होती है। तो इसका उपयोग सूचनाओं को भेजने में, जो हम लोग ये इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट की वायरिंग में और फ़ोन में इसका उपयोग काफ़ी किया जाता है। इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें क्या हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें अभी आपको बताया गया। पहली शर्त तो ये होती है, प्रकाश हमेशा सघन से विरल माध्यम में आना चाहिए। पहली शर्त क्या होती है, शर्त अगर हम बात करेंगे तो पहली शर्त क्या होती है, प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या होती है कि आपतन कोण का मान जो है वो हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये ऑल अबाउट क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में सब कुछ था। आप लोग अपनी बुक्स को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, और ये मानिए कि हाई स्कूल और इंटर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आधा अक्सर पूछा जाता है। थैंक यू।